चलिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। चलिए, रेलवे का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, सभी को पता है 17 अगस्त से, है ना। इस बार जो है रेलवे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सुने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो केमिस्ट्री में सुने रिएक्शंस आ रहे हैं विभिन्न चैनलों के माध्यम से, और कुछ हमारे जो करीबी जो जान पहचान के लोग थे तो एग्ज़ाम देने गए, वो बताएं और फीडबैक मिला है हमें कि जो है इस बार न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं और न्यूमेरिकल्स की जगह जो है केमिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। तो देखिए, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन तो कोई भी बना सकता है, बट अगर उस तरह का केमिकल रिएक्शन है जो डीप वाला है तो भाई वो सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो वैसे में क्या किया जाए कि सभी बच्चों को इसके लिए घबराने की बात नहीं है कि रिएक्शन आ रहा है तो अब क्या करें, ठीक ना। बस ये उनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है जिनका एग्ज़ाम इस फेज में है, मतलब 17 से 25 वाले फेज में है। क्योंकि आपको पता है एक लंबे प्रोसेस के द्वारा जो है एग्ज़ाम होना है, और सारे फेज में जो होगा सभी शिफ्ट में इस तरह का प्रश्न नहीं आएंगे। हमने देखा 17 तारीख वाला एनालिसिस देखा विभिन्न चैनलों के माध्यम से, उसमें पाया कि बच्चों का ही मतलब कहना था कि सर जो है रिएक्शन जो है कुछ अजीब तरह से पूछ रहा है, एकदम बड़े लेवल का रिएक्शन पूछ रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, जिनका एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में हो, फोर्थ शिफ्ट में हो, सेकंड शिफ्ट में हो, उतना ना घबराए, क्योंकि आपको पता है एक ही पैटर्न रहने वाला नहीं है। अब उसके चक्कर में आप अपना पूरा प्रोफाइल बर्बाद मत कीजिए। क्या रिएक्शन, आप सारा दिमाग जो है न्यूमेरिकल से हटा दीजिए और रिएक्शन पे लगा दीजिए, नहीं। बस वैसे स्टूडेंट जिनका जो एग्ज़ाम है इस फेज में, ठीक है, वैसे स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम 17 से 25 वाले फेज में, वो थोड़ा रिएक्शन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हो सके तो इस फेज वो कंटिन्यू पूछ सकता है। हमने 18 तारीख वाले भी कुछ प्रश्न देखा और कुछ बच्चों का कमेंट्स पढ़ा चैनल पे, तो पता चला कि जो है वो रिएक्शन पूछ रहे हैं। और रिएक्शन पूछेंगे, नॉर्मल रिएक्शन पूछने चाहिए, क्योंकि जो पेपर हो रहा है 4th ग्रेड के जॉब के लिए हो रहा है, ना कि कोई IAS IPS के एग्ज़ाम के लिए हो रहा है। UPSC लेवल का और CGL लेवल का ये न्यूमेरिकल से आप फिर रिएक्शंस नहीं पूछ सकते हैं। तो उससे संबंधित जो है हम आज आपको कुछ रिएक्शंस कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो है उस रिएक्शन को देखें, समझें, और आपको हम पूरा बैलेंस करने के लिए कौन से विधि के द्वारा बैलेंस होता है वो सब आपको बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक छोटा सा रिएक्शन। एक हमारा छोटा सा रिएक्शन है कि जब हाइड्रोजन को, और बहुत यूजफुल है, ऑक्सीजन से जलाते हैं तो जल बनता है। कि जब हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन में जलाया जाता है, तब जाकर क्या बनता है, जल बनता है। और ये जल जो होता है पहले वाष्प रूप में आता है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है एक गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है। तो नमी यानी कि भाप के रूप में आता है, जिसको एकत्र करके क्या किसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में किया जाता है। और ये भी जान ले, आपको जानकर बहुत खुशी होगा कि जल एक ऐसा पदार्थ है, जल एक ऐसा पदार्थ है, जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था, अर्थात ये हटा दीजिए, ठोस, ठोस के रूप में क्या हो जाएगा, बर्फ, द्रव, द्रव के रूप में तो है ये है पीने वाला पानी, जिसको हम लोग प्रॉपर जल बोलते हैं, एवं गैस, जिसको हम लोग वाष्प बोलते हैं, के रूप में पाया जाता है। एक लौता ऐसा पदार्थ है अकेला इस दुनिया में जो तीनों पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में पाया जाए तो हमारा क्या है, जल है। सब हम लिख दिए कि ठोस के रूप में क्या होता है, बर्फ। जब पानी जम जाता है तो वो ठोस का रूप हो जाता है और उसी को हम लोग बर्फ बोलते हैं। और पानी, जल पीने योग्य तो द्रव आप देख ही रहे हो कि दुनिया का 71% जो है पानी ही है। गैस जो कि वाष्प होता है, नमी होता है, या कुहासा बोल सकते हो, बादल बोल सकते हैं, उसमें जो नमी होता है उसको क्या बोलेंगे, हम वाष्प बोलेंगे। उसमें भी पानी है, उसका भी फार्मूला H2O, या
आप किसी बर्तन में पानी को हीट करो, जो वाष्प बन के निकल रहा है वो द्रव जल का जो है गैसीय। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है इक्वल नहीं है। अब ये इक्वल अनइक्वल कहाँ से आता है, ये भी प्रश्न पूछा था कि जो है रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं वो कौन सा नियम होता है। तो यहाँ ये बात लिख लेंगे #नोट कि किसी भी रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान समीकरण को है द्रव्यमान संरक्षण के नियम द्वारा संतुलित किया जाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को जो है किस नियम के द्वारा संतुलित किया जाता है, तो उस नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये ऑप्शन आपको मिलेगा। और ये जो नियम पढ़ना है किस में तहत पढ़ना है, तो रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है रासायनिक संयोजन नियम के तहत पढ़ना है। और उसी के अनुसार जो होता है सभी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो चलिए अभी इसको संतुलित करते हैं। इसका जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कुछ जान लीजिए, बस सिंपल सा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसका कहना है कि अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। आपको पता है कि ये वाला जो है अभिकारक कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। जबकि यह जो कहलाता है उत्पाद कहलाता है, या उत्पाद, या इसको प्रतिफल कहते हैं, जिसको जो है हम लोग इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आसान क्या है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जितना अभिकारक में है एटम, अणु या फिर आयन, उतना ही कहाँ होना चाहिए, उत्पाद में होना चाहिए, अणु, एटम या फिर आयन। इधर आ जाइए, इस नियम के तहत, इस सिद्धांत के तहत इस समीकरण को हम बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले इधर ध्यान देंगे, हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2। प्रोडक्ट में भी आप देख लीजिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2। तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है। हाइड्रोजन हमारा क्या है? बैलेंस है। अब ध्यान दे दीजिए ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है, बट ऑक्सीजन की संख्या इधर जो है 1 है। अब फार्मूला चूँकि बन गया है, जल के फार्मूला में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इसको संशोधित नहीं कर सकते हैं। इसलिए 2 करने के लिए क्या करना होगा, हमको इसके आगे 2 ऐड करना होगा। ये भी हो सकता है कि एक बैलेंस करने के चक्कर में दूसरा अनबैलेंस हो जाएगा। तो पुनः अभिक्रिया को देखेंगे और बार बार देखेंगे, तब जाकर चाहे सही करेंगे कि कौन बैलेंस हुआ, कौन अभी अनबैलेंस है, और फाइनल डिसीजन देंगे लास्ट में जब सब बैलेंस हो जाएंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, क्योंकि यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई में होता है। किसी के भी आगे कोई टर्म संख्या लग गया है वो सबसे गुना में है। बच्चे में आप पढ़े होंगे, अभी भी मैथ बनाते होंगे तो, कि 2x + 4 बराबर 3x - 2, यानी कि इस 3 से इन सब में गुना और इस 2 से ही सब में गुना। तो वही बात है, इसके आगे 2 लगे यानी कि ये गुना में हो गया। तो अब देखिए यहाँ गड़बड़ क्या हो गया कि हमारा ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन इधर देखिए कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो 4 करने कुछ नहीं करना है, बस आप भी इसके आगे 2 ऐड कर दो। अब ये हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। आया समझ में? वो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, समय की बर्बादी नहीं। ध्यान देंगे, कुछ और रिएक्शन को हमने लिया है। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर, पर एकदम देखिए छोटे लेवल का रिएक्शन को आपको करा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप छोटे लेवल का नहीं सीखिएगा आप बड़े लेवल का रिएक्शन नहीं बना सकते। बात को ध्यान रखा जाए और इस बात पर काम किया जाए कि सबसे पहले हमको छोटा सीखना है। इस एग्ज़ाम में अगर क्रैक नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, अगला एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे।
बात ये सीखने के पर्पज़ से पढ़िए, एग्ज़ाम क्रैक करने के पर्पज़ से मत पढ़िए। बात समझ में आ रहा है ना। हो सके इस एग्ज़ाम का बात है और आप चल के कोई अगला एग्ज़ाम दीजिए, उसमें भी सेम टाइप का प्रश्न आ गया, तो छल हो जाएगा ना कि अभी कुछ और रट लीजिए और आगे चलकर दिक्कत हो जाए। तो समझिए, और समझ में कब आएगा, जब आप बेस से पढ़िए, एकदम शुरू से पढ़िएगा, तब जाकर जो होगा आपको सही ढंग से समझ में आएगा। ध्यान दे दीजिए, क्या कहा है कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से मिलाने पर क्या बनता है, अमोनिया बनता है। देखो यहाँ साइन को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ साइन ऐसा होगा। काहे होगा ऐसा सर, क्योंकि यह जो है उत्क्रमणीय का साइन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहने का अर्थ है यानी कि इसको जोड़ने पर ये प्राप्त हो रहा है, तो इसको तोड़ने पर भी ये प्राप्त होगा। जैसे कि इसमें भी ये भी हो सकता है, यह भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर आपके दिमाग में बात आए तो यहाँ भी ध्यान दीजिए, यह भी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक होता अनुत्क्रमणीय, यानी कि इसको जोड़ने पर तो फिक्स है कि ये बन जाएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। नहीं समझ में आया बात को, ऐसे समझिए। जैसे कि चावल को अगर जल के साथ मिलाकर बर्तन में बनाया जाए तो क्या बनेगा, भात बन जाएगा खाने योग्य, लेकिन फिर इसको तोड़ा जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि शुद्ध चावल प्राप्त होगा, नहीं होगा ना। बात को समझ जाइएगा सर। लेकिन आप ऐसा समझ जाइए कि अगर शुगर को, चीनी को जल के साथ मिला दिया जाए तो शरबत या ज़्यादातर क्या चाशनी बनेगा। जबकि चाशनी और शरबत को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, पानी गायब हो जाएगा, चीनी की जो मात्रा होगा वो रह जाएगा। हाँ कुछ कम रह सकता है लेकिन रह जाएगा। तो ये हो गया। रिवर्सिबल का अर्थ होता है कि जिसको जोड़ कर बना रहे हैं, जो बन रहा है, अगर उसको तोड़ा जाएगा तो जिसको जोड़े थे वो मिल जाए। यानी हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलने से NH3 बना, NH3 को भी तोड़ेंगे तो ये बन जाना चाहिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जोड़ने से जल बना, जल को भी तोड़ेंगे तो ये बन जाना चाहिए। यही होता है। अब आ जाइए बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कीजिए, इधर देखिए नाइट्रोजन क्या गो है, रिएक्टेंट में आप ध्यान देंगे नाइट्रोजन की संख्या है 2 और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन की संख्या क्या गो है, 1 है। तो सबसे पहले यहाँ 2 ऐड करिए, क्योंकि फार्मूला में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, फार्मूला में कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ये बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया ना। अब आ जाइए हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन की संख्या इधर है 2, इधर देख लीजिए कितना है, 3 दूनी 6। तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो गड़बड़ किधर है, तो गड़बड़ इधर है। इधर चेंजिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या कर देंगे, अगर यहाँ हम 3 ऐड कर दें, हाइड्रोजन के आगे 3 ऐड कर दें तो देखिए कितना हो गया हमारा, 3 दूनी 6। इधर भी कितना है, 3 दूनी 6, इधर भी कितना हो गया 6, यानी यह भी हमारा हो गया बैलेंस। यानी कि ये क्लियर हो गया कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाए, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाए तो हाइड्रोजन के कितने मोल होते हैं, इस टाइप का भी प्रश्न आएगा। और आजकल ऐसा ही प्रश्न आ रहा है घुमाकर, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। क्या बोला है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। तो अमोनिया जो हाइड्रोजन है उसके कितने मोल हैं, तो कितने मोल हैं, 3 मोल हैं। अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं, तो 2 मोल बन रहे हैं। चलिए अगला रिएक्शन को देखिए। सल्फर को ऑक्सीजन से जलाएं तो SO2 मिला। सल्फर जिसको गंधक भी हम लोग बोलते हैं, कि सल्फर को SO2 से जलाएं तो सल्फर को ऑक्सीजन में जलाएं तो क्या मिला, SO2। देखिए तो अभिक्रिया बैलेंस है, कुछ करने की आवश्यकता है या नहीं है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, सही है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस है। कभी कभी कुछ नहीं करना होगा, आपको ये रिएक्शन दे देगा, कहेगा कि सल्फर को ऑक्सीजन में जलाकर SO2 बनाया गया है, तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, कुछ नहीं तो ऑक्सीजन के 1 मोल है, कुछ नहीं सल्फर के 1 मोल है, कुछ नहीं तो SO2 का भी कितने मोल है, 1 मोल है। ये अभिक्रिया बैलेंस है, इसमें बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा ध्यान देंगे, तीसरा का है कि SO2 को O2 से जलाने पर SO3 बनता है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को जब डाइऑक्सीजन के साथ पुनः अभिक्रिया कराया जाता है तो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है।
अब यहाँ देखिए आपकी क्या इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। सबसे पहले ध्यान दीजिए सल्फर, ठीक है, सल्फर इधर एगो है और सल्फर इधर भी एगो है, तो बैलेंस है हमारा, दोनों तरफ इक्वल आ जाए। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जितना रिएक्टेंट में हो उतना ही कहाँ हो, प्रोडक्ट में हो, तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन का अगर बात कर लिया जाए तो इधर ऑक्सीजन देखिए 2 और 2 4, 2 और 2 4, इधर ऑक्सीजन का बात किया है तो मात्र कितना है 3, बैलेंस नहीं है। गड़बड़ किधर है, तो आप तो कहोगे कि यहाँ से दोनों तरफ गड़बड़ है, तो दोनों तरफ गड़बड़ है तो कहीं एक तरफ तो ठीक करना पड़ेगा। पहले दोनों तरफ गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो ठीक करना पड़ेगा। तो इधर देख रहे हैं कि हमें 2 पार्टिकल्स दिए हुए, यानी 2 रिएक्टेंट हैं, जो कि प्रोडक्ट की संख्या 1 है। अब तक हम लोग जितने पढ़े हैं सब में प्रोडक्ट की संख्या 1 है और रिएक्टेंट की संख्या जो है वो 2 है। गिरेगा भाई, मत गिरो, 2 है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम प्रोडक्ट को ही बैलेंस कर लेते हैं। अगर देखिए इसके आगे 2 ऐड कर दें तो ऑक्सीजन अब कितना हो गया 6, ऑक्सीजन की संख्या अब कितना होगा 6, और सल्फर की संख्या कितना हो गया 2। सल्फर की संख्या पहले 1 था, अब इधर सल्फर की संख्या कितना हो गया 2, ऑक्सीजन की संख्या इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया 6। तो ऐसा करते हैं कि इसके आगे 2 ऐड कर देते हैं, इसके आगे क्या करते हैं 2 ऐड कर देते हैं। तो सल्फर की भी संख्या कितना हो गया 2, 2 इधर भी 2 इधर भी, बैलेंस है। ऑक्सीजन की संख्या देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 और 2 6, यानी 6 इधर भी है और 6 इधर भी है। देखिए यहाँ 2 दूनी 4 गुना में है, 4 और 2 6, 6 इधर भी है 6 इधर भी है, ये भी हमारा बैलेंस है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। चलिए एक और हमारा अभिक्रिया है, और देखिए एक चीज़ और यहाँ से सीखने योग्य प्रश्न पूछ सकता है। अभी जो हम लोग अभिक्रिया पढ़े थे कि H2 जो है O2 से अभिक्रिया करके H2 दिया, सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO2 दिया, और SO2 जो है O2 से अभिक्रिया करके SO3 दिया। अगर यही पूछ दे कि ये जो अभिक्रिया है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है, ये रिएक्शन ही दे दे और यहाँ से लिख दे कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद कीजिए इस तरह की अभिक्रिया को जो है संयोजन अभिक्रिया या योग अभिक्रिया कहते हैं। क्यों सर, देखिए क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। H2O2 मिलकर कोई कंपाउंड बनाया, सल्फर ऑक्सीजन मिलकर कोई कंपाउंड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड और डाइऑक्साइड मिलकर कोई कंपाउंड बनाया। कंपाउंड कितना बना है, एक ही बना है, यानी जुड़ रहे हैं। तो यह इस प्रकार के जितने भी अभिक्रिया होंगे तो सब अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बाइनेशन रिएक्शन या फिर योग अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन, कॉम्बाइनेशन या एडिशनल, क्योंकि जुड़ रहा है। अब एक नया प्रकार का अभिक्रिया हमारे पास है, और ये हमारे पास जो अभिक्रिया वो एक प्रकार का प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं इसको, रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, प्रतिस्थापन या विस्थापन। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के द्वारा जो विस्थापित हो जाता है उसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ वही एटम के लिए है। अब ध्यान दीजिए कहा है कि अमोनिया जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO और जल देता है। अभी तक हम लोग जितने पढ़े उसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट था, इसमें 2 प्रोडक्ट हैं, और क्वेश्चन ये कहा है कि अमोनिया जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड और जल, यानी NO तथा H2O। तो बैलेंस कीजिए, तो इसमें देखिए एक से अधिक एटम बहुत सारा है, तो इसके लिए आप तरीका याद कीजिए। सबसे पहले तरीका बहुत यूजफुल है, अगर यही भूल जाएगा तो दिक्कत है। सबसे पहले बैलेंस करना है मेटल को, ठीक है, उसके बाद जो है बैलेंस करना है नॉन मेटल को, उसके बाद में बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, और उसके बाद हाइड्रोजन। बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन अगर आप 4 पॉइंट को भी याद कर लो कि किसको किसको कैसे कैसे बैलेंस करना है, आप हो सके कि आप बैलेंस करने के नियम में सबसे पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर दो, बैलेंस हो भी जाएगा, कोई गलत नहीं है। लेकिन बड़े बड़े जो मान लीजिए रिएक्शंस आ जाएंगे जिसमें 2 प्रोडक्ट हो और 2 अच्छे प्रोडक्ट हो, उसमें आप थोड़ा फंस जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इसको करोगे वो बिगड़ जाएगा, उसको करोगे वो बिगड़ जाएगा। उससे बेहतर है इस नियम को फॉलो कर लिया जाए, पहले धातु, फिर अधातु, फिर ऑक्सीजन, तब हाइड्रोजन।
धातु, अधातु, ऑक्सीजन, फिर क्या, हाइड्रोजन। अब देखिए, अब इस रिएक्शन में देखेंगे तो बहुत लोग को यही समस्या होगा कि धातु पहचानेंगे कैसे। तो हम बता चुके हैं पहले भी और अभी भी सुन लीजिए, यम है हम धातु, यम है हम धातु, और उसी के अनुसार हम लोग पहचान लेंगे। नाइट्रोजन नहीं है धातु, हाइड्रोजन नहीं है धातु, ऑक्सीजन नहीं है धातु, किसी के नाम में यम नहीं है। और एक ही साइड देखिए, क्योंकि जो रिएक्टेंट में होता है वही ना मिलकर प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट देखने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कोई भी धातु इस अभिक्रिया में नहीं है। अब बैलेंस किसको करना है, अधातु, नॉन मेटल को। नॉन मेटल कौन है, नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन एगो है, इधर भी नाइट्रोजन एगो है, यानी नॉन मेटल हमारा बैलेंस है। नाइट्रोजन हमारा क्या है, बैलेंस है, बैलेंस है ना, दोनों तरफ एगो, एगो इधर भी है और एगो इधर भी है। अब दूसरा हमारा तीसरा पॉइंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर देखिए दूगो है, ऑक्सीजन कैगो है, दूगो है, ऑक्सीजन इधर भी कैगो है, दूगो है, यानी ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, बैलेंस है। हाइड्रोजन भी, सॉरी नाइट्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो अब किसको देखना है, हाइड्रोजन को। थर्ड और लास्ट हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर ध्यान देंगे तो है 3 गो, इधर हाइड्रोजन ध्यान दे देंगे तो देखिए 2 गो है, इधर मात्र कैटो है, 2 है, और हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। अब हाइड्रोजन को चूँकि बैलेंस करने के लिए जो है प्रत्येक चीज़ को अनबैलेंस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से सब जो है बैलेंस है, एक अनबैलेंस है, तो एक के चक्कर में सब अनबैलेंस होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, गलती तो कोई एक ही करता है, भुगतना सबको पड़ता है। तो वही बात यहाँ है, ध्यान दे दीजिए कैसे करेंगे। अगर यहाँ हम 2 लगाएं तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, वहाँ 3 लगाएंगे, ऑक्सीजन 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ अगर 2 लगा रहे हैं तो यहाँ 2 तो हाइड्रोजन हो गया कितना, 6, यानी यहाँ 3 ऐड करना पड़ेगा। फिर नाइट्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया कितना, इधर 2 और 3 5, पॉसिबल नहीं है। ध्यान आप खुद से दे लीजिए क्योंकि सबको देखना है। 2 लगाएं तो नाइट्रोजन 2 यहाँ भी लगाएंगे, क्योंकि 3 दूनी 6 हो गया हाइड्रोजन, तो 3 यहाँ भी लगाएंगे, 6 गो हाइड्रोजन तो 3 गो और 2 गो 5 गो ऑक्सीजन है। इधर 5 कैसे लिखेंगे भाई, पॉसिबल नहीं है। और हाई बाई 2 कर देंगे सर, तो फिर हाँ एक और तरीका है, सही पकड़े, 5/2 का होल 2, 5/2 का होल 2, 5/2 यानी कितना हो गया, 2.5, और हाई दूनी 5 होता है। तो आपको चूँकि पता है कि फ्रैक्शन में इक्वेशन लिखे नहीं जाते हैं, इक्वेशन जो होता है पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ से भी हम लोग सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप फ्रैक्शन में इक्वेशन को बैलेंस कर लिए और बटा में 2 3 4 5 कुछ भी आए तो उतना से सब इक्वेशन में क्या करा दीजिए, गुना करा दीजिए। सभी भी चीज़ में जो है पूरे होल रिएक्शन में जितना नीचे है उतना से गुना करा दीजिए। बटा में 2 था, 2 से गुना करा दिए, देखिए कितना हो जाएगा, 4NH3, 2 से 2 कट जाएगा ना, 5O2, 2 दूनी 4NO प्लस 3 दूनी 6H2। अब ये चेक करने का विषय है, आप चेक कीजिए इक्वेशन बैलेंस है कैसे सर, देख लीजिए। नाइट्रोजन इधर कितना है, 4, नाइट्रोजन इधर भी कितना है, 4, उसके बाद ऑक्सीजन 5 दूनी 10, इधर ध्यान दीजिए 4 गो यहाँ है, 6 गो यहाँ है, ऑक्सीजन कितना हो गया, 10। उसके बाद हाइड्रोजन देख लीजिए, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, यानी हाइड्रोजन इधर भी 12 तो है और हाइड्रोजन इधर भी कितना है। तो आप इस फार्मूला से बैलेंस कर सकते थे, या इसकी जगह 2 और 3 न रख कर क्या डायरेक्ट रख लेंगे, 4 रख लेंगे, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगा ही होगा, और ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। तो कैसा लगा आपको आज का क्लास, हमें कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।